मैं 3 दिन तक मम्मी के बिस्तर के पास से नहीं हटी थी। मेरी आंखें जल रही थी, पर मेरी नज़रें सामने लगे मॉनिटर से नहीं हट रही थी। मॉनिटर की स्क्रीन पर चलती टेढ़ी मेढ़ी लाइनें इस बात की गवाह थी कि अभी वो जिंदा हैं। मुंह पर लगे ऑक्सीजन मास्क से आती हुई उनकी सांसों की आवाज़ें मेरे कानों में जब जाती, तो मैं सिर उठाकर ईश्वर को धन्यवाद देने लगती। मेरी मम्मी को लंग कैंसर था। उन्हें ये बीमारी कैसे हुई मुझे पता नहीं चला। हल्की फुल्की खांसी से शुरू होते होते खांसी के दौरे और फिर मुंह से खून निकलना, सब कुछ मुझसे छुपाती रहीं। मैं छोटी थी, पर इतनी भी छोटी नहीं थी कि उनकी बातों को समझ ना सकूं। जब भी माँ मेरे पापा को सिगरेट खरीदने के लिए पैसे देने से मना करती थी, तो मम्मी पर मेरे पापा का हाथ उठ जाता था। अलमारी खोलकर माँ के पर्स से रुपए निकाल कर घर से बाहर निकल जाते थे और रात देर लौटते थे। सिगरेट और शराब की गंध पूरे कमरे में फैल जाती थी। कभी कभार तो शराब इतनी ज़्यादा पीकर आते थे, पूरी पूरी रात माँ उनकी उल्टियाँ साफ करती रह जाती थी। मुझे तो उबकाई आने लगती, इसीलिए मैं बाहर आकर जमीन पर ही लेट जाती ताकि ताज़ी हवा अपने फेफड़ों में भर सकूं। पर माँ उसी बदबूदार कमरे के कोने में पूरी रात गुजार देती थी। मैंने कई बार माँ से कहा, चल कहीं और चलते हैं, क्यों इस आदमी की मार और यातनाएं सहती है। माँ के चेहरे पर बस एक फीकी सी हंसी आती और उसी क्षण लुप्त हो जाती। मेरे गालों को थपथपाकर वो किसी बहाने से वहाँ से उठ जाती। माँ मुझसे हमेशा यही कहती रही कि वो जैसा भी है, वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। पर वो एक दिन अचानक से हमें छोड़कर चला गया। उसे धरती निगल गई या आसमान, हमें पता नहीं चला। उसके जाते ही माँ बीमार रहने लगी थी। नहीं, बीमार तो काफ़ी पहले से ही थी, बस मुझे ही पता नहीं चला। और उसे माँ की बीमारी का अंदाज़ा मुझसे काफ़ी पहले हो गया था। शायद इसी वजह से वो हमें छोड़कर चला गया था। मुझे आज भी वो दिन नहीं भूलता जब मैं माँ को बेहोशी की हालत में अस्पताल लेकर आई थी। डॉक्टर ने उन्हें देखते ही कहा, घर में कोई बड़ा है तो उसे लेकर आओ, उनसे तुम्हारी माँ की बीमारी के बारे में बात करनी है। मेरी आंखों से सिर्फ आंसू निकले थे। मैं सिर्फ 14 साल की तो थी। बस इतना ही कह पाई कि हमारे घर में और कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। मैंने इतनी धीमी आवाज़ में कहा था कि शायद ही उस डॉक्टर को मेरी बात सुनाई दी हो। माँ का एक्सरे हुआ, उससे पता चल गया कि उनके फेफड़े खराब हो चुके हैं। एक एक करके टेस्ट पर टेस्ट होते चले गए। फेफड़ों का कैंसर निकला, वो भी आखिरी चरण का। उसके पास सिर्फ गिनती के कुछ दिन बचे हुए थे। उन्होंने माँ को अस्पताल में भर्ती कर लिया और उनका इलाज शुरू हो गया। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ का इलाज करवा सकूं, पर उनके इलाज में कोई रुकावट नहीं आई। डॉक्टर और अस्पताल वालों ने मुझसे इलाज के लिए एक पैसा नहीं मांगा। मैं जब भी पैसे की बात करती तो मुझे हमेशा यही कहा गया, तुम चिंता मत करो, उनके इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। मैं फिर सिर उठाकर ईश्वर को धन्यवाद देती और मेरे मुंह से हमेशा यही शब्द निकलते, हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है, तू सब जानता है किसको कब और क्या चाहिए। माँ को अस्पताल में भर्ती हुए 1 महीने से ऊपर हो गया था। दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी। मैं जब भी डॉक्टर से उनके बारे में पूछती तो वो मुझसे कहते, अपनी माँ के लिए दुआ करो। आज सुबह से उनकी सांसें उखड़ रही थी। उनकी ऐसी हालत देख मुझे आईसीयू से बाहर निकाल दिया गया। मैं वहीं रुकने की जिद कर रही थी, पर मेरी बात कोई नहीं मान रहा था। मैं उन्हें कैसे समझाती कि जो भी पल, जितनी भी सांसें उनके पास बची हैं, मैं उनके पास रहना चाहती हूँ। पर बच्चा समझकर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। कुछ देर के बाद जब मुझे अंदर बुलाया गया, तब माँ का चेहरा सफ़ेद चादर से ढका हुआ था। सामने मॉनिटर की स्क्रीन पर अब कोई आड़ी तिरछी लकीरें नजर नहीं आ रही थी। मैं समझ चुकी थी कि वो अब इस दुनिया से जा चुकी हैं, मुझसे बहुत ही दूर, इतनी दूर कि मैं चाहकर भी उस तक नहीं पहुंच सकती हूँ। मैंने बिना समय गवाए माँ के सामान को इकट्ठा करना शुरू किया। माँ के तकिए के नीचे से उनके मोबाइल के साथ एक लिफाफा मिला। मैंने उत्सुकतावश उसे उठा लिया। उसे खोलकर देखा तो उसमें कुछ रुपए और एक चिट्ठी थी।
जो मेरे लिए लिखी हुई थी। मैंने खत खोलकर देखा। चंद टेढ़ी मेढ़ी लाइनों में माँ ने मेरे लिए कुछ लिखा था। अस्पताल में ये चिट्ठी उन्होंने कब लिखी, इसका मुझे पता कैसे नहीं चला। हाथ में पकड़ी चिट्ठी को मैंने पढ़ना शुरू किया। प्रिय रिया, मैं जानती हूँ कि जब तक तुम्हें ये खत मिलेगा तब तक मैं इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होंगी। अगर मेरे बस में होता तो शायद मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। काश ईश्वर ने मुझे गिनती की सांसें नहीं दी होती। तुम्हारे पैदा होने के बाद मैंने जाना ममता क्या होती है। मैं तुम्हें पल पल बड़ा होते हुए देखना चाहती थी, पर अब मैं मजबूर हूँ मेरी बच्ची। मैं अपने हिस्से की सांसें जी चुकी हूँ। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहा है कि मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी और ना ही अच्छी बेटी। बचपन से लेकर आज तक जिन चीज़ों की तुम हकदार थी, मैं माँ होने के नाते कभी तुम्हें नहीं दे पाई। आज जब मौत मेरे सिरहाने खड़ी है, तब मुझे एहसास हो रहा है कि अपने बच्चे से बिछड़ना क्या होता है। तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। काश मेरे मम्मी पापा भी मेरे लिए ऐसा कह सकते। मैंने उन्हें बहुत दुख दिए हैं बेटा। काश मैंने अतीत में सही फैसले किए होते और तुम्हें एक खुशहाल जिंदगी दे सकती। काश मेरे इख्तियार में होता तो मैं अपने उन फैसलों को बदल सकती, पर शायद मेरी नियति में नहीं लिखा था। तुम्हें इस दुनिया में अकेले छोड़कर जाने का ख्याल मुझे सुकून से मरने नहीं देगा। मेरे चले जाने के बाद तुम खुद को अकेला महसूस नहीं करना। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी रिया मेरी बच्ची। मेरे जाने के बाद बस तुम्हें इस पते तक पहुंचना है। उसके बाद मुझे यकीन है कि तुम खुद को सुरक्षित हाथों में पाओगी और तुम्हें अपने जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। बस अब मैं थक चुकी हूँ। मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। रिया, मैं जो तुमसे अब मांग रही हूँ उसे मेरी अंतिम इच्छा समझना। रिया मेरी बच्ची, मेरी अस्थियों को किसी नदी में प्रवाहित मत करना। जिस घर का पता मैं तुम्हें बता रही हूँ, उस घर के पीछे बने बगीचे की मिट्टी में उन्हें फैला देना। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। माँ के चले जाने के बाद पूरे 1 महीने मैंने इस इंतजार में गुजार दिए कि शायद वो लौट आए, पर मेरे पापा नहीं आए। मैंने अपने सामान को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हर कोने में माँ से जुड़ी यादें थी। किसे अपने साथ लेकर जाऊं और किसे छोड़ जाऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं अपने साथ लेकर जा रही थी वो अच्छी बुरी यादें जो हम लोग इस छोटे से कमरे में एक साथ जिए थे। मैं वहां पहुंच गई। मकान बाहर से विश्वसनीय पुराना लग रहा था। गेट पर लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा था जो सीधे हाथ की तरफ डोरबेल लगी थी। ऑटो वाले को पैसे देकर मैंने डोरबेल बजाई और इधर उधर देखते हुए उसकी नज़र घर के बाहर नेम प्लेट पर गई। उस पर जो नाम लिखा था उसे पढ़कर वो हैरान रह गई। संगीता निवास, संगीता निवास। मन ही मन मैं इस नाम को दोहरा रही थी। तभी घर के अंदर से एक अधेड़ उम्र का शख्स बाहर निकला और मुझे सामने देखकर कहने लगा, तुम रिया हो संगीता की बेटी? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। जी मैं रिया हूँ। मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी, पर फिर भी मैं उनके पीछे चल दी, ये सोचकर कि माँ ने अगर मुझे इनके पास भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। एक लंबी सांस भरकर मैं उनके पीछे पीछे चल दी। घर के अंदर बहुत खूबसूरती से पतली पतली लाल ईंटों से क्यारियाँ बनी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? मैं आलोक सिंह हूँ। मेरी माँ को आप कैसे जानते हैं? मैं तो संगीता को बचपन से जानता हूँ। आप मेरी माँ को बचपन से जानते हैं? मैंने हैरानी से पूछा। मेरा और तुम्हारी माँ का बचपन इसी घर में बीता है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है उसके परिवार में सिर्फ 2 लोग ही हुआ करते थे। तीसरे किसी का नाम उसने कभी नहीं सुना, ना ही कभी माँ और पापा ने किसी का जिक्र किया। ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान के मुंह से कभी न कभी अनजाने में ही अपनों का नाम निकल जाता है। फिर ऐसा क्या हुआ था कि माँ ने कभी अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया? रिया सोच रही थी। क्या हुआ रिया? किस सोच में डूब गई हो? कुछ नहीं, बस सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। लग रहा है कि जैसे मैं कहते कहते उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तभी वहाँ रमेश आए। रमेश, ये रिया है, आज से यहीं रहेगी। इनका सामान कमरे में रख दो। नहीं, रहने दो, मैं खुद रख लूँगी कहकर वो उठने लगी। नहीं, आप यहीं बैठे रिया बेबी, हम रख देंगे।
रमेश मुझे बेबी कहकर बुला रहा था। मैं इस तरह के माहौल की आदी नहीं थी। रिया, तुम सफ़र से आई हो, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर इकट्ठे खाना खाते हैं। जी ठीक है कहकर वो उठ खड़ी हुई और उन्होंने रमेश को उसका कमरा दिखाने के लिए कहा। मैं रमेश के पीछे चलती हुई जा रही थी। कई कमरों को पार करने के बाद रमेश एक कमरे के आगे आकर रुक गए। रमेश ने उसका सूटकेस एक तरफ रखकर कमरे से बाहर जाने लगा। रिया ने पीछे से आवाज़ लगाकर उससे पूछा, आप मेरी माँ को जानते हैं? ये कमरा मेरी माँ का हुआ करता था। संगीता बेबी को हम कैसे नहीं जानेंगे? हमारा तो पूरा परिवार कई पीढ़ियों से साहब लोगों की सेवा कर रहा है। हम तो यहीं पैदा हुए हैं। संगीता बेबी का सुनकर बहुत दुख हुआ है। तितलियों की तरह पूरे घर में घूमती रहती थी, हमको एक पल भी चैन नहीं लेने देती थी। एक फरमाइश पूरी करते तो तब तक दूसरी फरमाइश सुना देती थी। हमको तो साहब ने उनके कामों के लिए रख दिया था। दिन में 3-4 बार जब तक बाजार नहीं दौड़ा देती थी, उनको चैन नहीं पड़ता था। न जाने किसकी नज़र लग गई इस घर को। संगीता बेबी दिल्ली क्या गई? ये घर तो सूना हो गया। साहब मेम साहब सारा दिन अपने कमरे में बैठे संगीता बेबी की तस्वीरों को देखते रहते थे। रमेश, क्या हुआ? रिया को उसका कमरा नहीं दिखाया? आया साहब जी। आलोक की आवाज़ आते ही रमेश रिया के कमरे को छोड़कर बाहर चला गया। रिया कमरे में रखी एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखने लगी। कमरे की एक दीवार पर लकड़ी के बड़े से फ्रेम पर माँ के बचपन से लेकर कॉलेज के ग्रेजुएट होने की तस्वीरें थी। रिया बड़े ध्यान से उनकी एक एक तस्वीर को देख रही थी। एक तस्वीर को देखते हुए उसकी आंखें वहीं रुक गईं। एक औरत और आदमी के साथ माँ की तस्वीर थी। यकीनन ये उसके नाना नानी की तस्वीर होगी, पर माँ की शादी और उसके पापा की कोई तस्वीर वहाँ नहीं थी। माँ कितने शानो शौकत से रहती थी, इसका अंदाजा रिया को उनकी तस्वीर देखते हुए हो गया था। रिया वहीं खड़े हुए सोच रही थी कि फिर माँ के साथ ऐसा क्या हुआ जो शादी के बाद उनका संसार एक कमरे के मकान तक सिमट कर रह गया। अपने उस घर की याद आते ही रिया की आंखों में आंसू निकल आए। माँ कितनी तकलीफ़ें झेला करती थी, उसके बावजूद उसने कभी किसी से कोई शिकवा और शिकायत नहीं की। अपने ही ख्यालों में खोई हुई रिया का ध्यान तब भंग हुआ जब उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया, मैं अंदर आ जाऊं? उसे आलोक सिंह की आवाज़ सुनाई दी। जी आ जाएं कहकर रिया पलंग से उठकर खड़ी हो गई। तुम रो रही हो रिया? मुझे माँ की याद आ रही है, कहते हुए वो फफक कर रोने लगी। मैं तुम्हारी तकलीफ़ को समझ सकता हूँ रिया। नहीं, आप नहीं समझ सकते। आपने माँ की तकलीफ़ें नहीं देखी है। मैंने उन्हें देखा है हर रोज़ घुट घुट कर मरते हुए। आपने कहा ये मेरे नाना का घर है। अगर ये बात सच है तो माँ को क्यों एक एक पैसा कमाने के लिए लोगों की बातें सुननी पड़ती थी? क्यों नहीं उन्होंने आकर हमारी मदद की? ऐसा कौन अपने बच्चों के साथ करता है? रिया, मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा। रमेश कब से खाना लगाकर हमारा इंतजार कर रहा है। खाने की मेज पर बैठते ही आलोक ने उससे पूछा, खाने में तुम्हें क्या पसंद है? रिया ने बस धीरे से कहा, जो मिल जाता है मैं सब कुछ खा लेती हूँ। मैंने माँ से कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की, जो बनाती थी चुपचाप खा लेती थी। रिया, तुम अपनी माँ की तरह नहीं हो, तुम बहुत अच्छी बेटी हो। कहते हुए आलोक ने चावल का डोंगा उसके सामने रख दिया। आज रमेश ने अपनी पसंद का खाना बनाया है। तुम्हारा जो भी खाने का मन करे तुम उसे बता देना, वो बना देगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मेरी माँ बहुत बुरी थी? नहीं, मेरा ये कहने का हरगिज मतलब नहीं था। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, पर जिद्दी बहुत थी। उसके जिद्दी स्वभाव ने सब कुछ खत्म कर दिया। नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं थी जैसा आप कह रहे हैं। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने उन्हें किसी बात के लिए जिद करते नहीं देखा। पापा की हर जायज़ नाजायज़ बात को वो मानती रहीं। अपने ऊपर होते सब अत्याचारों को चुपचाप सहती रहीं। इतनी तकलीफ़ें सहने के बाद भी माँ ने कभी उफ नहीं की थी। रिया, तुमने अपनी माँ का सिर्फ एक रूप देखा है। वो किसी की बेटी भी थी और बहुत लाडली बेटी थी। तुम इतना तो समझ सकती हो कि औलाद को खोने का दर्द एक माँ बाप के लिए क्या होता है। आलोक अंकल, अगर मेरे नाना नानी माँ से इतना प्यार करते थे तो कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आए? रिया, तुम्हारी माँ उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ चुकी थी। वो तो ये भी नहीं जानते थे
कि उनकी बेटी जिंदा है या भी। कहते हुए आलोक चुप हो गए। चलो छोड़ो, पहले तुम आराम से खाना खाओ, बाकी की बातें बाद में करेंगे। जी ठीक है, आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो, तुम कुछ भी मुझसे पूछ सकती हो। आज मैं आपसे पहली बार मिली हूँ, मैंने आपको मेरा नाम नहीं बताया। फिर आपको कैसे पता चला कि मेरा नाम रिया है और मैं संगीता की बेटी हूँ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ आने से पहले ही आपको पता था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? रिया, मैं मन ही मन उन कड़ियों को जोड़ रहा हूँ जिनके सिरे सालों पहले टूट चुके थे। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मैं कुछ समझी नहीं। रिया, मेरा और तुम्हारी माँ का बचपन यहीं देहरादून में बीता है। इसके साथ ये बात भी सच है कि ये तुम्हारे नाना मनोहर प्रताप सिंह का घर है। मेरे पुश्तैनी घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। संगीता और मैं एक साथ स्कूल जाया करते थे, एक साथ खेलना पढ़ना। यूं समझ लो कि हम बस दोनों का 24 घंटे का साथ था। संगीता अपने पिता की लाडली थी। उसने किसी चीज़ की इच्छा जाहिर की हो और वो उसी समय पूरी ना हो, ऐसा कभी नहीं होता था। लेकिन तुम्हारी नानी का कहना था कि लड़कियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। ससुराल जाकर अगर वहाँ ये सब शानो शौकत ना मिला तो वो कैसे गुजारा करेगी? स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही संगीता ने दिल्ली के लेडी एवरिन कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले लिया और वहीं हॉस्टल में रहने लगी। कॉलेज के बाद ज़्यादातर उसका समय अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने और रेस्तरां में गुजरने लगा। स्कूल के दौरान हमेशा अव्वल आने वाली संगीता इसी वजह से पढ़ाई में पिछड़ती गई और पहले ही साल वो अपने 4 पेपर क्लियर नहीं कर पाई। तो अपने पापा से कहकर उसने एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया और वहीं पर उसकी मुलाकात तुम्हारे पापा किशन से हुई, जो वहाँ एक टीचर की हैसियत से पढ़ाते थे। किशन कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के साथ साथ आईएएस की तैयारी भी कर रहे थे। संगीता और किशन धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे और अक्सर उनका समय एक दूसरे के साथ बीतने लगा। 3 बार लगातार आईएएस के एग्जाम देने के बाद भी किशन उसमें सफल नहीं हो सके। इस बीच संगीता ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसके पिता यानी तुम्हारे नाना बार बार उसे देहरादून वापस आने के लिए कहने लगे, तो वो हर बार कोई न कोई बहाना बना देती थी। फिर उसने अपने माता पिता को स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए मना लिया। दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन ले लिया और उसे किशन के पास दिल्ली रुकने का बहाना मिल गया। अपने पापा से कहकर संगीता ने साउथ दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक फ्लैट खरीद लिया और किशन के साथ वहां शिफ्ट हो गई, जिसके बारे में उसने अपने मम्मी पापा को नहीं बताया। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को संगीता किशन के साथ जी रही थी। संगीता का 25वां जन्मदिन था। उसके माता पिता ने उसे सरप्राइज देने के लिए उसके लिए एक नई कार खरीदी और उसी में बैठकर वो दिल्ली उसके पास पहुंच गए। लिफ्ट से सीधे 7वीं मंजिल पर पहुंच गए। संगीता के घर के बाहर उन्हें लाउड म्यूजिक की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। 2-3 बार डोरबेल बजाने के बाद जब दरवाज़ा खुला तो सामने किशन को देखकर उन्हें हैरानी हुई, पर खुद को वहीं खड़े खड़े तसल्ली देने लगे कि आज उसका जन्मदिन है तो दोस्तों को घर पर दावत के लिए बुलाया होगा। किशन जब तक उनका परिचय पूछता, संगीता की अंदर से आवाज़ आई, कौन है डियर? संगीता के माता पिता अपने दिल को मजबूत करते हुए घर में दाखिल हुए तो सामने सोफे पर संगीता बैठी हुई थी। अपने माता पिता को यूं अचानक से सामने देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक झटके से सोफे से उठकर खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगी। ओ वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कहते हुए संगीता अपने मम्मी पापा के गले लग गई। अगले ही पल रूठते हुए उनसे कहने लगी, आपने आने से पहले मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? ओ, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको किशन से तो इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं। मम्मी पापा, ये है किशन। और किशन, अब तुम तो जान ही चुके हो ये कौन है। हेलो सर, हाउ आर यू, कहते हुए किशन ने हाथ आगे करके संगीता के पिता से हाथ मिलाया और फिर संगीता की माँ की तरफ देखते हुए उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते की। आप बैठिए, मैं आपके पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, कहकर किशन किचन में चले गए और कुछ ही देर में 2 ग्लासों में जूस डालकर उनके सामने रख दिया। इतनी आराम से उसे ऐसा करते देख उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी बेटी के घर में नहीं,
किशन के घर में बैठे हुए हैं। संगीता ने फ्रिज से केक निकाला। किशन ने केक पर कैंडल जलाई और एक फूंक से संगीता ने उन्हें बुझाकर केक काटकर केक का पहला निवाला किशन को खिला दिया। उसे ऐसा करते देख अपने गुस्से को काबू में रखते हुए दोनों चुप रहे, क्योंकि तब तक उन्हें उनके रिश्ते की सच्चाई पता नहीं थी। खाना खाने के बाद इधर उधर की बातें करते हुए मनोहर सिंह ने किशन को अपने बारे में बताने के लिए कहा। किशन उनसे कहने लगा, दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था और साथ ही साथ आईएएस की तैयारी के लिए कोचिंग ले रहा था, लेकिन अब घर पर रहकर ही पढ़ाई कर रहा है। जब तुम्हारे नाना किशन ने उसके बारे में पूछ रहे थे, उस समय तुम्हारी नानी अपना सूटकेस खोलकर अपने कपड़े अलमारी में लगाने के लिए उन्हें बाहर निकाल रही थी। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली, सामने कमीजें, टी शर्ट और पैंट्स हैंगर में लटकी हुई थी। मर्दाना कपड़ों को देखते ही तुम्हारी नानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने गुस्से में संगीता को आवाज़ लगाई। संगीता अपने पापा और किशन के साथ ड्राइंग रूम में अपने पापा को किशन के फ्यूचर प्लान क्या है बता रही थी। अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही वो भागती हुई कमरे में गई, जहाँ उसकी माँ अलमारी खोलकर खड़ी थी। उन्हें वहाँ देखते ही वो समझ गई कि माँ ने किशन के कपड़े देख लिए हैं। ये क्या है संगीता? माँ प्लीज़, आप इस तरह ओवर रिएक्ट मत करो। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी। मैं बस किशन के आईएएस बनने का इंतज़ार कर रही थी। तुम दोनों एक साथ इस घर में रहते हो, हाँ माँ, पर जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। आंखें नीची करते हुए संगीता कहने लगी, बस कर संगीता, तूने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। शादी से पहले तू उसके साथ रह रही है और ऊपर से झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। बस बहुत कर ली अपनी मनमानी। अपना सामान पैक कर, तू सुबह होते ही हमारे साथ वापस देहरादून जा रही है। माँ, मेरी पढ़ाई उसका क्या, मेरे फाइनल एग्ज़ाम अगले महीने हैं और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मुझे यहीं रहकर अपने कैरियर पर फोकस करना है। मुझे सब दिखाई दे रहा है संगीता, आजकल तेरा फोकस कहाँ है? कहते हुए राधिका ने उसके और अपने कपड़े वापस सूटकेस में डाले और उसे बंद कर दिया। माँ प्लीज़, बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी हर बात मानी है, तो फिर आज क्यों नहीं मान सकते? तू सही कह रही है बेटा, अगर बचपन से ही थोड़ी सख्ती की होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। तुझे तो अपने किए पर जरा भी शर्म नहीं आ रही, उल्टा हमें समझने के लिए कह रही है। संगीता, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, कल तू हमारे साथ जा रही है, अपना सामान पैक कर ले। माँ, मैंने कह दिया कि मैंने कहीं नहीं जाऊंगी, अपनी आवाज़ को ऊंचा करते हुए संगीता कहने लगी। संगीता और राधिका की आवाज़ें कमरे से बाहर तक जा रही थी। मनोहर सिंह को वहीं बैठे हुए समझ में आ गया था कि माँ बेटी किस बारे में बात कर रहे हैं। पापा, आप माँ को समझाएं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, कहते हुए उनके पास आकर बैठ गई। संगीता, तुम्हारी माँ सही कह रही है, जितना पढ़ना था तुम पढ़ चुकी हो, अब इससे ज़्यादा की उम्मीद हमसे मत करना। पापा, अपने हाथ के इशारे से उन्होंने संगीता को और कुछ भी कहने से रोक दिया। कहकर मनोहर सिंह वहाँ से उठ खड़े हुए। रात काफ़ी हो चुकी थी। उस वक्त उन्होंने संगीता से और कुछ कहना उचित नहीं समझा और उठकर अंदर कमरे में चले गए। पूरी रात दोनों की करवटें बदलते बीत गई। सुबह कब उनकी आंख लगी उन्हें पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो दिन निकल आया था। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी अनहोनी की आशंका से दोनों घबरा उठे और संगीता के कमरे में जाकर उसे देखने लगे। उसका कमरा खाली था, सामने अलमारी के पट खुले हुए थे। संगीता के कमरे को खाली देख उसके पिता उसे फ़ोन मिलाने लगे। उसका नंबर बंद आ रहा था। पूरा दिन वो उसका घर पर बैठकर उसके लौटने का इंतजार करते रहे, पर संगीता घर लौट कर आने के लिए नहीं गई थी। उसने तो अपने माता पिता को दूसरा मौका भी नहीं दिया कि वो सब बैठकर एक साथ बातचीत करते और कोई हल निकालते। 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत चुका था। अब उनके पास दिल्ली के उस घर में बैठे रहने का कोई औचित्य नहीं बचा था। घर को ताला लगाकर मनोहर और राधिका वापस देहरादून लौट आए। अब उन्हें यकीन होता जा रहा था कि अब संगीता लौटकर नहीं आएगी। अगर उसे लौटना ही होता तो वो जाती ही नहीं। संगीता के स्वभाव को वो दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वो बहुत जिद्दी है।
तुम्हारे नाना ने हमेशा उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखा था। संगीता को किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, ये सोचते हुए वो उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे। पर संगीता ने अपना बैंक अकाउंट बंद करवा दिया। दिन और महीने बहुत तेज़ी से बीत रहे थे। ऐसे ही पूरा 1 साल बीत गया। कुछ समय के बाद उसने अपना फ़ोन नंबर भी बदल लिया ताकि कोई उस तक पहुंच ना सके। इसी बीच संगीता की मां का देहांत हो गया और मनोहर सिंह बिल्कुल अकेले हो गए और ये अकेलापन उनकी ज़िंदगी को दीमक की तरह खा रहा था। पर साथ ही वो संगीता के लौटने की उम्मीद को जिंदा रखना चाहते थे। इसीलिए न जाने कितनी बार बिना किसी को बताए वो चुपचाप अकेले ही संगीता को ढूंढने के लिए दिल्ली निकल जाते और हर बार खाली हाथ लौट कर आते। इकलौती औलाद का दिया दुख उन्हें ना जीने दे रहा था और ना ही मरने। संगीता के इंतजार में उनकी आंखें हर वक्त दरवाजे पर लगी रहती थी। उन्हें लगता था शायद इतना समय बीत जाने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और वो लौट आएगी। पर संगीता नहीं आई और उनका ये इंतजार हमेशा के लिए उनके साथ ही खत्म हो गया। कहकर आलोक चुप हो गए। रिया के लिए सब पचाना आसान नहीं था। माँ के अतीत के बारे में वो कुछ नहीं जानती थी, पर आलोक जिस संगीता का जिक्र कर रहे थे उसकी माँ उससे अलग थी। उसने माँ को कभी भी किसी से ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं सुना था। माँ को कभी किसी चीज़ के लिए जिद करते हुए उसने नहीं देखा था। आलोक अंकल को जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। आलोक की बातें सुनकर रिया चुप हो गई और सोचने लगी कि तस्वीर का दूसरा रुख ऐसा भी हो सकता है। उसने कभी सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की थी। गर्मी की छुट्टियों में जब भी उसकी सहेलियां उससे कहती कि वो अपने नाना नानी के पास रहने जा रही है, वो गुमसुम सी उनकी बातें सुनती रहती और मायूस हो जाती। माँ से कई बार उसने अपने नाना नानी और पापा के मम्मी पापा के बारे में पूछा था, पर माँ ने उसे हमेशा यही कहकर बहला दिया कि हमारा बस यही परिवार है, तुम, मैं और तुम्हारे पापा, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। पर माँ फिर भी कोई तो रिश्तेदार होगा हमारा इस दुनिया में। इस पर माँ का पलट कर कहना, क्या हम काफ़ी नहीं हैं तुम्हारे लिए? इसके बाद उसने माँ से कभी भी अपने रिश्तेदारों को लेकर बात नहीं की। आलोक जिसे वो चंद घंटों पहले ही मिली है, कैसे उनकी बातों पर यकीन कर ले? अम्मा भी नहीं रही जिससे वो पूछ सकती कि माँ आखिर सच्चाई क्या है। एक अजीब से मकड़जाल में वो उलझती जा रही थी। नहीं अंकल, मेरी माँ ऐसी नहीं थी, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने माँ को देखा है, उनकी तकलीफ़ों को देखा है। इतनी तकलीफ़ें सहन करने के बाद भी उनके चेहरे पर सिकन नहीं थी। आप कौन सी संगीता की बात कर रहे हैं? मुझे आपकी ये कहानी कतई स्वीकार नहीं है। और अब जब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं, उनके बारे में इस तरह की बातें करना आपको शोभा नहीं देता है। मैंने शायद यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं जल्द ही वापस अपने उसी छोटे से घर में लौट जाऊंगी, जहाँ सीमित साधनों में भी मेरी माँ मेरी हर ज़रूरत को पूरा करती थी। कहते हुए रिया का गला रूंधने लगा। रिया, मैं तुम्हें किसी बात को मानने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ। जो सच था वो बता दिया है, बाकी तुम उसे कैसे स्वीकार करती हो ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। अंकल, एक बात सच सच बताएं, क्या आप भी मेरी माँ से इन सालों में कभी नहीं मिले? रिया, मैं तुम्हारी माँ को बस एक बार मिला था, पर काश मैं बहुत पहले मिला होता तो तुम्हारे हालात कुछ और होते। तकरीबन 2 महीने पहले मुझे उसका फ़ोन आया था। उन दिनों मैं देहरादून से बाहर था। मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो नंबर नहीं था, इसीलिए मैंने उसे इग्नोर कर दिया। फिर दूसरे दिन मुझे उसी नंबर से एक मैसेज मिला। उसमें लिखा था, आलोक, ये मेरा नंबर है, मुझे फ़ोन करो संगीता। संगीता का मैसेज पढ़कर मैं हैरान भी हुआ और चिंतित भी। आखिर इतने सालों के बाद वो मुझे मैसेज लिखकर फ़ोन करने के लिए कह रही है। मैंने बिना समय गवाए संगीता को फ़ोन किया। माँ के पास आपका फ़ोन नंबर था? रिया ने हैरानी से उनसे पूछा। हाँ, संगीता के पास मेरा फ़ोन नंबर तो शुरू से ही था। शायद इसी दिन के लिए उसने उसे संभाल कर रखा हुआ। जैसे ही मैंने उसे फ़ोन किया, संगीता ने एक ही बेल के बाद उठा लिया। हेलो संगीता। आलोक बहुत धीमी आवाज़ में उसने मेरा नाम लिया। वो रो रही थी और उसके रोने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी।
संगीता, कहाँ हो तुम? मुझे अपना पता दो, मैं अभी तुम्हारे पास पहुँचता हूँ। नहीं आलोक, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे मम्मी पापा कैसे हैं? मैं उन्हें कितने दिनों से फ़ोन मिला रही हूँ, वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते? संगीता, तुमने इतनी देर क्यों कर दी उनसे मिलने के लिए? तुम्हारी आवाज़ सुनने को वो तरस गए थे। ऐसी भी क्या नाराज़गी हो गई थी संगीता, कि सालों तक तुम्हें उनकी याद नहीं आई? ऐसे कैसे इतना पत्थर दिल हो गई तुम? मेरी संगीता तो ऐसी कभी नहीं थी। तुम तो ये भी भूल गई कि तुम्हारे सिवा उनका कोई और नहीं है। मैंने देखा है उन्हें तुम्हारी याद में तड़पते हुए। आलोक, ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे उनसे बात करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। प्लीज़ मेरी बात उनसे करवा दो। मुझे तो अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगनी है। आलोक, अगर उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया तो तुम उन्हें समझाना, उनसे कहना वो तो थी ही पागल, पर जैसी भी है आपकी बेटी है, उसे माफ़ कर दें। प्लीज़ आलोक, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारे ऊपर इतना हक तो है मेरा। प्लीज़ एक बार मेरी मम्मी पापा से बात करवा दो। संगीता, कहाँ से उन्हें बुला कर लाऊं? वो वहाँ चले गए जहाँ से कोई वापस नहीं आता है। तुमने लौटने में बहुत देर कर दी है। मेरी बात सुनते ही वो रोने लगी। दूसरी तरफ से उसकी हिचकियों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। संगीता, प्लीज़ खुद को संभालो। तुम बताओ, कैसी हो तुम और कहाँ पर हो? प्लीज़ अपने घर का एड्रेस मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं आलोक, तुम जहाँ हो वहीं रहो। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। करोगे ना मेरी मदद? मम्मी पापा के बाद एक तुम ही हो जिससे मैं हक से कुछ भी मांग सकती हूँ। आलोक, मेरी एक बेटी है रिया। मेरे जाने के बाद तुम उसका ख्याल रखना। रिया तुम्हारे और किशन की बेटी। कितने साल की है वो? हाँ, मेरे और किशन की बेटी है। वो 14 साल की है आलोक। हाँ ठीक है, मैं उसका ध्यान रखूँगा। तुम दोनों क्या कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, यूं ही समझ लो, पर कुछ दिनों के लिए नहीं। मैं हमेशा के लिए अपनी बेटी तुम्हें सौंप कर जाना चाहती हूँ। मम्मी पापा से मिले हुए बहुत साल हो गए हैं आलोक। अब हमेशा के लिए उनके पास जाना चाहती हूँ। मैंने उन्हें बहुत दुख दिए हैं, शायद उन्हीं दुखों की सज़ा मैं भुगत रही हूँ। संगीता, तुम क्या कह रही हो? तुम ठीक तो हो? कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो? मैं उनके पास जा रही हूँ। प्लीज़ खुद को संभालो और मुझे बताओ कि कहाँ पर हो। मैं फ़ौरन तुमसे मिलना चाहता हूँ, फिर बैठकर आराम से बात करते हैं। नहीं, तुम नहीं आओगे आलोक। जब समय आएगा मैं अपनी बेटी को खुद तुम्हारे पास भेज दूंगी। कहकर संगीता ने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद आपकी फिर से फ़ोन पर कभी बात नहीं हुई। रिया ने आलोक से पूछा। रिया चुपचाप आलोक और उसकी माँ की सालों बाद हुई फ़ोन पर बातचीत को सुन रही थी। रिया के पूछने पर कि क्या उसकी फिर माँ से कभी बात नहीं हुई, आलोक उससे कहने लगा। उसके बाद वो हर रोज़ संगीता से बात करता था और जैसे जैसे उनकी बातों का सिलसिला बढ़ता चला गया, संगीता उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताती चली गई। मैंने संगीता से किशन के बारे में पूछा कि वो क्या कर रहा है, उसकी पोस्टिंग कहाँ पर है, पर हर बार वो मेरे इस सवाल को घुमा देती थी। यकीन मानो रिया, किशन के बारे में सब कुछ जानने के पीछे मेरा सिर्फ एक मकसद था, और वो था मेरा तुम लोगों तक पहुंचना। आलोक अंकल, पर पापा तो दिल्ली में ही रहते थे। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने उन्हें किसी और शहर में नौकरी करते हुए नहीं देखा है। उनका तो अधिकांश समय घर पर ही गुजरता था। मेरे बहुत जोर देने के बाद तुम्हारी माँ ने अपना मुंह खोला और मुझे बताया कि किशन कभी आईएएस क्लियर नहीं कर पाया। किशन जब पहली बार संगीता से मिले थे, वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे। 3 बार वो परीक्षा में सफल नहीं हो सके, और जब तुम्हारी माँ ने अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाकर किशन के साथ अपना घर छोड़ा था, उन्हीं दिनों किशन एक बार फिर से जी जान लगाकर आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। पर उनके हालात कुछ ऐसे हुए कि वो परीक्षा में बैठ ही नहीं सके। अचानक से घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के तले उनका आईएएस बनने का सपना धूल में मिल गया, और अपनी नाकामयाबी का जिम्मेदार उसने संगीता को ठहराया कि जब से वो उनके जीवन में आई है, उसका कैरियर, उसकी महत्वाकांक्षाएं सब तबाह होता चला गया। अपनी गलतियों को उसने कभी स्वीकार ही नहीं किया। जीवन में कुछ ना हासिल कर पाने की फ्रस्ट्रेशन
उसे गलत रास्ते पर ले गई और उसके जिम्मेदार भी वो हर वक्त संगीता को ठहराता रहा। ये सब आपको माँ ने बताया है? रिया ने उनसे पूछा। हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ तुम्हारी माँ ने मुझे बताया है। उसने बताया कि किशन का हाथ अक्सर उस पर उठ जाता था और वो उफ तक नहीं करती थी। 1 साल के बाद तुम इस दुनिया में आ गई, पर किशन का व्यवहार तुम्हारी माँ के प्रति बद से बदतर होता गया। संगीता जिसकी एक ख्वाहिश को उसके पापा पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाते थे, वो कैसे किशन जैसे इंसान को सालों तक झेलती रही? क्यों नहीं वो समय रहते वापस अपने घर लौट आई? औलाद चाहे कितनी भी गलतियां करे, माँ बाप उसे माफ़ कर ही देते हैं, और संगीता तो उनकी इकलौती औलाद थी। हम दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए 1 महीना हो चुका था। तब तक संगीता ने मुझे अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसी बीच फिर से संगीता ने अपना फ़ोन फिर बंद कर दिया। जब भी मैं फ़ोन मिलाता तो यही मैसेज आता कि आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो फ़िलहाल बंद है। मुझे उसकी चिंता हो रही थी कि अब ऐसा क्या हो गया कि उसने फ़ोन बंद करके रख दिया। और एक दिन मैंने उसे फ़ोन मिलाया तो फ़ोन संगीता की जगह किसी और ने उठाया। मैंने जब उससे संगीता के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि संगीता पिछले 1 सप्ताह से यहाँ अस्पताल में भर्ती है और उनके टेस्ट चल रहे हैं। इस समय उसे एक्सरे के लिए लेकर गए हुए हैं। मैंने उस नर्स से पूछा कि आखिर क्या हुआ है उसे, तो उसने मुझे बताया कि उन्हें लंग कैंसर है और उनकी हालत ठीक नहीं है। नर्स की बात सुनकर मैं परेशान हो गया और मैंने उससे पूछा कि हालत ठीक नहीं है, इसका क्या मतलब है? उसने मुझे बताया कि संगीता चंद दिनों की मेहमान है। नर्स ने मेरे बारे में पूछा कि मैं कौन हूँ, तो मैंने उससे कहा कि मैं फैमिली फ्रेंड हूँ, कुछ समय से इंडिया से बाहर था, इसीलिए संगीता की बीमारी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने नर्स से पूछा कि संगीता कौन से अस्पताल में है। उसने मुझे अस्पताल का पता बताया और मैं उसी समय देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो गया और सीधे अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से मिला और संगीता की बीमारी के बारे में पूछा। डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है, आप चाहे तो उन्हें घर लेकर जा सकते हैं। कहकर आलोक चुप हो गए। आपने डॉक्टर को क्यों नहीं कहा कि मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा? माँ के बारे में जानने के बाद भी आप उन्हें उनके आखिरी वक्त में अकेला छोड़कर वापस चले गए। मैं डॉक्टर को हाँ कहने से पहले संगीता से मिलना चाहता था, पर मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैं कैसे उसका सामना करूंगा और वो मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी? अपने दिल को मजबूत करके मैं आईसीयू में संगीता के बिस्तर के पास जाकर खड़ा हो गया। वो बेसुध सो रही थी, उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मैं वहीं खड़ा उसकी आंखें खोलने का इंतजार करता रहा। उसी समय एक नर्स आई और उसने मुझे बाहर जाने के लिए कहा। मैं नर्स से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ मुझे कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकने की इजाज़त दे दे। मैं बहुत दूर से इनसे मिलने आया हूँ। हमारी बातों की आवाज़ संगीता के कानों में गई और उसने अपनी आंखें खोली और मुझे सामने देखकर उठने की कोशिश करने लगी। नहीं तुम उठो नहीं, लेटी रहो, वो बोलने की कोशिश कर रही थी, पर मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा होने के कारण मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू इस बात के साक्षी थे कि वो मुझे अपने पास देखकर बहुत खुश थी। मैं उसका हाथ थामे उसके पास खड़ा रहा। मैंने तुम्हारे बारे में उससे पूछा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। हाथ के इशारे से मुझे समझाने लगी कि वो बाहर गई हुई है। वो फिर उठने की कोशिश करने लगी। मैंने उसके बेड पर लगे स्विच को दबाकर उसके सिर को ऊंचा किया। अपने हाथ से मास्क हटाकर मुझे कहने लगी, आलोक तुम यहाँ कैसे? कहते हुए वो हाफ रही थी। संगीता मास्क मत उतारो, तुम्हें तकलीफ होगी। आलोक तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हारे सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती, इसीलिए फ़ोन भी बंद कर दिया। संगीता, ये अपनों के लिए तुम्हारा कैसा प्यार है? दुख तकलीफ़ें सब कुछ अकेले सहन करना चाहती हो। मुझे अपनी बीमारी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? बीमारी? कहते हुए वो फीकी हंसी हंसने लगी। आलोक, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे शरीर के अंदर कैंसर अपने जड़ें जमा चुका है। तुम्हें क्या बताती कि बस अब कुछ ही दिन बचे हैं मेरे पास।
खैर, अब वो दिन भी शांति से बीत जाएंगे। बस मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ध्यान रखना। संगीता, तुम मेरे साथ चलो, अपने घर चलो। आज भी वो घर तुम्हारी राह देख रहा है। उसी समय एक नर्स आ गई और मुझे डांट लगाते हुए कहने लगी, आपको नज़र नहीं आ रहा है मरीज की हालत कितनी खराब है? इनका मास्क किसने उतारा है? आप बाहर जाएं, मिलने का समय खत्म हो गया है। कहते हुए उस नर्स ने संगीता के लिए मुंह पर फिर से मास्क लगा दिया। 1 मिनट, बस मैं बाहर जा रहा हूँ। जैसे ही मैं वहाँ से जाने लगा, संगीता ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, आलोक, तुम अब यहाँ दोबारा मत आना। तुम्हें तो मैं अपनी कसम भी नहीं दे सकती। संगीता प्लीज, अब तो घर चलने के लिए मान जाओ। आलोक, अब उस खाली घर में जाकर मैं क्या करूँगी? ऐसा है तो फिर मेरे घर चलो संगीता। मैं तुम्हें अकेला इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? नहीं आलोक, मैं खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती। अपने आखिरी दिनों में अकेला ही रहना चाहती हूँ। मुझसे वादा करो, अब तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे। इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ लो। मैंने उसे कहा तो कुछ नहीं, बस हाँ में सिर हिला दिया। आलोक, मेरी बात मानकर तुमने मेरे सीने पर जो बोझ था उसे तुमने खत्म कर दिया। अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। कहते हुए वो हाँफने लगी थी। उसकी सांस उखड़ रही थी। नर्स ने उसे डांट लगाकर कहा, मैम प्लीज बोलना बंद करें, देखे आपकी सांसें उखड़ रही हैं। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी, सर प्लीज आप बाहर जाएं, इन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। संगीता की हालत ठीक नहीं थी। मैं उससे ज़्यादा बहस नहीं कर सकता था। जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। रिया की चिंता तुम मत करना। समझ लो आज से वो मेरी बेटी है। उसकी इच्छा का सम्मान रखते हुए मैं दोबारा उससे मिलने अस्पताल नहीं गया। आखिरी बार उसे जी भर के देखने के बाद आईसीयू के कमरे से बाहर आ गया। कहते हुए आलोक भावुक हो रहे थे। उनकी आंखों के कोरों पर आंसू आकर रुक गए, गला रूंध गया। रिया को ऐसा लग रहा था कि उससे बात करते हुए वो फिर उसी पलों में पहुंच गए हैं। मैं काफ़ी देर तक वहां बैठकर तुम्हारा इंतजार करता रहा था, पर तुम उस दिन घर जल्दी चली गई थी। तुम कैसी दिखती हो मैं तो ये भी नहीं जानता था। मेरे पास तुम्हारा कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था कि तुमसे फ़ोन पर बात कर सकता। मैं फिर खुद को उसी स्थिति में खड़ा महसूस कर रहा था कि अगर मैं तुम तक नहीं पहुंच सका तो क्या होगा। मैं तुम्हें फिर हमेशा के लिए खो दूंगा, जैसे हमने संगीता को खो दिया था। आखिर संगीता की बात का मान रखते हुए मैं अस्पताल से सीधे वापस देहरादून आ गया। तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ रुककर उसे तिल तिल मरते हुए देखूं, पर मैं संगीता के डॉक्टर के लगातार संपर्क में था। आलोक अंकल, एक बात आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो बेटा, बेझिझक पूछो। माँ के इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। उस दिन भी मैं पैसों का इंतजाम करने के लिए घर जल्दी चली गई। कीमती सामान के नाम पर मेरे पास माँ की 2 चीज़ें थीं, जिन्हें उन्होंने बहुत बुरे दिनों में भी अपने से दूर नहीं किया। माँ के सोने के बूंदे और उनकी एक अंगूठी। उस दिन भी उन्हें बेचने के इरादे से बाजार निकली थी, पर मैं उन्हें बेच नहीं सकी। ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। शायद ईश्वर ने मुझे उन्हें बेचने से रोक दिया होगा, क्योंकि उन्हें बेचने के बाद भी उनसे इतनी रकम नहीं मिलनी थी कि मैं माँ का इलाज करवा सकती, और अस्पताल में माँ का इलाज बिना पैसों के होता रहा। उसके पीछे अंकल आप ही थे। माँ के इलाज के लिए आपने ही पैसे दिए थे ना। रिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि पैसे किसने दिए? तुम ये सब मत सोचो। अंकल प्लीज़, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। आपसे मिलने से पहले मुझे लग रहा था कि शायद पापा हमसे चोरी छुपे अस्पताल के बिल भरते जा रहे हैं। अंकल, मेरा भ्रम तब टूटा जब वो माँ के अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं आए। मेरे पापा माँ के साथ ऐसा करेंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रिया, संगीता के इलाज के लिए मैं ही पैसे दे रहा था। मैं हर रोज़ फ़ोन करके संगीता के बारे में पूछता रहता था, और तब वो मुझे बता देते थे कि उन्हें अब कितने रुपयों की ज़रूरत है। मैं उसी समय वो रकम अस्पताल के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता था। जिस दिन संगीता हम सबको छोड़कर जा चुकी थी, उस दिन भी मेरी अस्पताल वालों से बात हुई थी। उसके बाद मैं हर रोज़ तुम्हारे यहाँ आने की राह देखता रहा। मैंने कई बार संगीता के नंबर पर फ़ोन मिलाया, पर उसका फ़ोन हमेशा बंद मिला। मैं तुम्हारे आने की बेसब्री से राह देख रहा था।
हर बीतते दिन के साथ मेरा दिल बैठने लगता। मुझे लगा कि शायद तुम यहाँ कभी नहीं आओगी, पर मैं उम्मीद नहीं छोड़ सकता था। ये घर सालों से बंद पड़ा था, उसे खोला, साफ सफाई करवाई, ताकि जब तुम यहाँ रहने के लिए आओ तो तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। कहकर आलोक चुप हो गए। बातें करते हुए समय का पता ही नहीं चला। शाम कब की ढल चुकी थी। रात धीरे धीरे अपने पैर पसार चुकी थी। रिया भी अब थक चुकी थी। सोफे की सीट पर सिर टिकाकर वो आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उसे बैठे देख आलोक ने उससे कहा, रिया, रात काफ़ी हो चुकी है, अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। उनके ऐसा कहते ही रिया उठकर खड़ी हो गई और अपने कमरे में चली गई। माँ की एक अंतिम ख्वाहिश अभी भी बाकी थी, जिसे उसे पूरा करना था। रिया पूरी रात सो नहीं पाई थी। पिछले कुछ दिनों में उसके जीवन में जो अप्रत्याशित मोड़ लिए, उनसे सौम्य बिठाने में उसकी संपूर्ण शक्ति जा चुकी थी। अब स्वयं को समयधारा के साथ बहने देने के अतिरिक्त उसके पास और कोई विकल्प बचा भी कहाँ था। पूरी रात यूं ही कसमकस में बीत गई। सुबह की नर्म लाली पूरब से निकलकर उसके कमरे की खिड़की पर दस्तक देने लगी। रिया ने खिड़की पूरी खोल दी। पहाड़ की तलहटी में बने इस घर के पीछे बने बगीचे में रंगों और खुशबुओं का एक विस्मयकारी संसार बिखरा हुआ था। रिया मंत्रमुग्ध सी इस दृश्य को देखती रह गई। एक नई ऊर्जा का संचार उसके भीतर हो रहा था। वो उठी और माँ की अस्थियों का कलश उठाकर बाहर बगीचे में आ गई। कुछ देर कलश को हाथों में थामे भरी आंखों से इधर उधर देखती रही। फिर कोने में उगे एक नन्हे गुलाब के पौधे के पास आई। कलश नीचे रखा और पास की पड़ी खुरपी से खुदाई करके उस गुलाब को सावधानी से जड़ रहित निकाला। माँ की अस्थियां रिया ने उस गड्ढे में डाल दी। फिर उन पर पुनः वो गुलाब का पौधा रोप दिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।